कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी की बागवानी पर जानकारी भाग 2। उड़द और मूंग की फसल में विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी। शिमला मिर्च की रोपाई के समय बरती जाने वाली सावधानियां। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी लाए हैं कीवी फल के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य, पौध सुरक्षा और फल तुड़ाई के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में डॉक्टर विशाल राणा से। कीवी फल उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप इसका बगीचा लगाएंगे तो आपकी प्लानिंग के तौर पे हर 9 मादा पौधों के लिए आपको एक नर लगाना ज़रूरी है। और जब आपने ये प्लान कर लिया कि ये नर है ये मादा है, और मैंने जैसे वैरायटीज़ बताई 2, एक एलिसन वैरायटी और हेवर्ड वैरायटी है, वो सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा मॉन्टी वैरायटी है, जैसे ये मॉन्टी वैरायटी है जो फ्लैट होती है नीचे से, और एक ब्रूनो वैरायटी भी है। और इनके लिए नर का जो काम करता है वो एलिसन की एक एलिसन नर नाम से किस्म जो है वो भी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बेल है तो सिधाई करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग मतलब इसको आकार देना, तो बेल को आकार देना सबसे पहले ज़रूरी है, जो कि टेढ़ा काम होता है। तो इसके लिए हम पहले साल जब पौधा लगाते हैं तो प्रयास ये रहता है कि 1.5 मीटर तक ऊंचाई तक, जो कि इस एंगल आयरन के स्ट्रक्चर की जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की ऊंचाई है, इस बेल को सीधा रखा जाए इसके। और ये बड़ा टेढ़ा काम है। इसके लिए हम बांस का डंडा एक लगाते हैं, उसको जगह जगह रस्सी से बांध देते हैं ताकि ये सीधा रहे और कोई टहनी नहीं आने देते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति इसमें रहती है तो आप कोई कुछ भी काम इसके नीचे कर सकते हैं। इसका तौलिया बना सकते हैं, खाद पानी जो भी करना है, तुड़ान, वो सारा स्प्रे करना, कुछ ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं। हमने 1.5 मीटर की ऊंचाई हासिल कर ली है। उसके बाद हमारा प्रयास है कि 2 टहनियाँ जैसे कि ये हैं, हम इनको विपरीत दिशा में हम तैयार करते हैं। और पहले साल और दूसरे साल ये स्ट्रेस रहता है कि ये 2 टहनियाँ हैं, इनको हम बोलते हैं लेटरल या आर्म्स। इनको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में यही फल देंगे और इसी से ये फल देने वाली टहनियाँ निकलेंगी। तो ये आकार की बात है, तो आकार इसका ये टी-बार शेप का
बन जाएगा। और ये 3 मीटर की दूरी पर एंगल आयरन है, वहाँ तक एक साइड जाएगी और ये 3 मीटर दूसरी साइड जाएगी। और फल देने वाली टहनियाँ जो है दोनों दिशाओं में निकलती हैं, जो कि 5 तारों के ऊपर हमने डाली हुई है। जब हमने एक प्रॉपर इसका आकार बना लिया, टी वार शेप में इसकी टहनियाँ निकाल दी, और उसके बाद हमारा जो फलन की प्रक्रिया है उसके लिए हमें हर साल दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये पर्णपाती बेल है, जब पत्ते झड़ जाते हैं तब इसकी रेगुलर काट छांट जो है वो करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक तो बेल है, बेल लगभग 3 से 5 मीटर जो है वो वृद्धि करती है, तो इसको चेक करना पड़ता है ग्रोथ को। और दूसरा, इसमें फल कहाँ लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए काट छांट का इसमें बड़ा ज़रूरी संबंध है। और ये निर्भर करता है कि हम कितना फल लेने वाले हैं, और ये तकनीकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये टहनी, जैसे ये टहनी थी पिछले साल ये फल लगा था, ये तो ये हमने 2 साल पुरानी टहनी है। जब इसको हमने 6-8 आँखों के बाद इसको काट दिया था दिसंबर के महीने में, तो इससे ये टहनी निकली और इससे ये फ्रूट लगा। और जब हमने इस दिसंबर में इसको काटा तो ये अगली टहनी, यानी कि ये 2 साल पुरानी, ये 1 साल पुरानी, फिर अगले साल फ्रूट लगे। और जब हमने 6-8 आँखों के बाद इसको काटा तो ये इससे आँख फट के टहनी नहीं आई और इसमें फ्रूट लगे। अगले दिसंबर में क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे और इससे टहनी निकलेगी। कुल मिला के ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कीवी फल में फल लगता है टहनियों में, वो नई शाखा पे लगता है जो 1 साल पुरानी टहनी से निकलती है। तो ये हमारे बागवान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें कटिंग कहाँ करेंगे। अगर हम कटिंग यहाँ दोबारा कर देते हैं तो इसका मतलब हम फ्रूटिंग एरिया जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ लकड़ी ही मिलेगी और फ्रूट नहीं मिलेगा। तो ये तकनीकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब ये हम सारे तकनीकी पहलुओं को ध्यान रखते हुए जब हमारा फल बड़ा होता है तो लास्ट में हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फल को तोड़ा कब जाए, क्योंकि अगर हम कच्चा फल तोड़ेंगे तो ये स्वाद नहीं बनाएगा। पक्का तो ये पकता तो ये पेड़ के ऊपर नहीं है, तो ये तोड़ने के बाद ही पकता है। तो सही समय पे तोड़ने का जो समय है इसको जानने के लिए कौन से मापदंड हैं हम देखते हैं। ज़्यादातर फल जो होते हैं हमारे वो हरे से पीले हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, यानी कलर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये फल ऐसा है क्योंकि जैसे डल भूरे रंग का फल है तो इसमें कोई परसेप्टिबल चेंज इन कलर नहीं आता है। तो ये हम जब इनकी मैच्योरिटी इंडिसेस देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फल बनने से तोड़ने तक की जो अवधि है लगभग 200 दिन प्लस माइनस 1 सप्ताह, ये जुड़ी। तो इसमें हमारा जो किस्मों के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिसन हमारी 200 दिन के में पकती है, और जो हेवर्ड किस्म है जो वर्ल्ड की सबसे फेमस वैरायटी है वो इससे लगभग 1 हफ्ता पहले पकती है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका ये फल का बगीचा जो है अगर ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में लगा है, तब भी 1 हफ्ते का जो है 1 सप्ताह का लगभग फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जो नीचे वाले गर्म इलाके हैं वहाँ थोड़ा जल्दी पके। जो मापदंड हैं उसमें कलर तो इसमें रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। और दूसरा मैंने बताया डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट, यानी कि 200 दिन फल बनने से तोड़ने तक। और तीसरा जो विदेशों में होता है वहाँ पर एक यंत्र जो रिफ्रैक्टोमीटर के नाम से आता है, वो इसको जूस निकालते हैं। जूस में जब देखते हैं रीडिंग 6.5 TSS, डिग्री ब्रिक्स TSS, यानी कि जो मोटे तौर पे मिठास बताती है वो रीडिंग हो तब ये फ्रूट तोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारे बागवान भाई, हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा इसका इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं है। एक तो दिन का मोटे तौर पे जो एंटिसिपेटेड डेट है वो अक्टूबर मिड से लेके नवंबर के पहले हफ्ते तक। और दूसरा मोटे तौर पे अगर देखें तो जैसे ये फ्रूट है, इसमें जो रोएं लगे होते हैं, जब ये फ्रूट तैयार हो जाता है तब ये रोएं बड़ी आसानी से, ये देखिए ये अभी इतनी आसानी से झड़ नहीं रही, यहाँ पर थोड़ा सा है, तो ये जब ये आसानी से झड़ने लग पड़े, इनका सीधा संबंध जो है, जो बाल जो है इस फ्रूट में, ये इसका सीधा संबंध जो है वो पकने से। तो जब ये आसानी से रोएं निकल जाएं तो इसका मतलब फ्रूट मैच्योर हो चुका है, ये राइपनिंग की तरफ है। तो यही एक मापदंड हमारे बागवान भाइयों के साथ जो है वो ठीक रहता है।
इस समय खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलें उड़द और मूंग खेतों में खड़ी हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में देखा यह जा रहा है कि उड़द और मूंग की फसल में हरियाली पूरी तरह से गायब है और फसलें पीली भी दिखाई दे रही हैं, जो कि इन फसलों की बहुत ही हानिकारक बीमारी है। साथ ही कुछ अन्य बीमारियां भी प्रभावी हो रही हैं और इसीलिए किसान बहुत ही परेशान हैं। तो ऐसे में इन रोगों के निदान के लिए किसान क्या कुछ करें, आइए जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर PPS कुशवाहा से। प्रमुख जो बीमारियां हैं उनमें खास तौर से एक जो विषाणु जनित रोग है, जिसको कहते हैं हम लोग येलो मोज़ेक या मूंग बीन येलो मोज़ेक, जो वायरस से होता है, विषाणु से होता है, या उसको पीला कुरमुला रोग भी कहते हैं हम लोग, या पीला चित्तवर्ण भी कहते हैं कुछ लोग उसको, और अंग्रेजी में इसको येलो मोज़ेक के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक तो पत्तियां पीली हो जाती हैं और फली नहीं बनती है इसमें, जिसकी वजह से हमारी उपज बहुत ही घट जाती है। और इस रोग को, जो विषाणु जनित रोग है ये, और इसके रोग को फैलाने का काम एक मक्खी है, जिसको सफ़ेद मक्खी के नाम से लोग जानते हैं। बहुत छोटी छोटी होती है, अगर उसको पौधे को हिला के देखा जाए तो छोटी छोटी मक्खियाँ जो है उड़ती हुई दिखाई देती हैं, सफ़ेद रंग की। ये मक्खियाँ जो है रोगी पौधों के ऊपर जा कर के उसका रस चूसती हैं और फिर जो है स्वस्थ पौधे पर जाती हैं, और इस तरह से विषाणु को जो है रोगी से स्वस्थ पौधे में फैला देती हैं। और इस समय की कंडीशन ये है या दशा ये है कि आपकी फसल लगभग खड़ी है, तो अब आप इस रोग से कैसे निजात पाएंगे या कैसे छुटकारा पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कीटनाशी दवा लें। जैसे एक तो आता है डाइमेथोएट करके, या इमिडाक्लोप्रिड करके भी एक दवा आ रही है, बाज़ार में मिल जाएगी। इन दवाओं को जो है आप इस्तेमाल करें, 0.1% का घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें फसल पर। मैं ये बताना एक ज़रूरी बात समझ रहा हूँ कि दवा का छिड़काव करने से पहले जो रोगी पौधे कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहे हों पीले रंग के, उन पौधों को उखाड़ करके जला दें या कहीं मिट्टी में दबा दें, इसको गड्ढे में डाल के दबा दें, ताकि वहाँ से फिर ना फैलने पावे। और उसके बाद फिर दवा का आप छिड़काव करें, और कम से कम 2-3 बार छिड़काव कर दें 10-15 दिन के अंतराल पर, तो इस रोग से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा जो फफूंदी जनित रोग उर्द मूंग में आता है, एक तो खास तौर से जिसको कहते हैं वेब झुलसा या जालिकावत झुलसा रोग है। इसकी नीचे से पत्तियां, जब पौधा बहुत जब घना हो जाता है, डेंस हो जाता है, तो नीचे की पत्तियों में नमी ज़्यादा हो जाती है, और एक विशेष प्रकार का कवक है या फफूंदी है जो राइजेक्टोनिया के नाम से जाना जाता है, राइजेक्टोनिया सोलनाई। और ये फफूंदी मिट्टी में होता है और नीचे से पत्तियों को झुलसाने लगता है। तो नीचे वाली पत्तियां जो है लगेगा कि धीरे धीरे सूख रही हैं, और कुछ समय बाद लगेगा पूरा का पूरा पौधा जो झुलस गया। और अगर सुबह अगर आप इस झुलसे हुए पौधे को अगर देखेंगे तो उस पर लगेगा कुछ मकड़ी के जाले जैसा, रेसे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको वो फफूंदी का एक जो है कवक जाल कहते हैं उसको। जो वो कवक जाल दिखता है, इसी वजह से इस बीमारी का नाम भी रखा गया जाल वाला झुलसा या जालिकावत झुलसा रोग। खड़ी फसल में आपको इस तरह का झुलसा रोग अगर दिखाई दे रहा है तो उस पर दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, फफूंदी नाशक दवा। खास तौर से फफूंदी नाशक दवाइयाँ बहुत सारी बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन इस समय एक प्रोपिकोनाजोल करके जो दवा आ रही है उसका छिड़काव करें। प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट के नाम से बाज़ार में मिल जाती है, उसका जो है 0.1% का घोल बनाएं और खड़ी फसल पर जब आप छिड़काव कर दें। एक और फफूंदी जनित रोग है इसमें, जो आपको लगेगा कि कुछ पत्तियों पर काले काले से धब्बे बन रहे हैं। काले क्या कहने, कुछ भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ऐसा लगता है कत्थई या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे मूंग पर खास तौर से, या कुछ उर्द पर भी दिखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिखता है मूंग के ऊपर, मूंग की पत्तियों पर कुछ कत्थई रंग के धब्बे दिखते हैं। और जब रोग जो है ज़्यादा व्यापक हो जाता है तो जहाँ पर पत्ती पर दिख रहा है वो लगता है कि पत्ती वहीं पर झुलस गई और वहाँ से पत्ती गिर जाती है या पत्ती में छेद हो जाता है वहाँ पर। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको या तो मैंकोजेब का छिड़काव करें, या आपने टिल्ट का अगर छिड़काव कर दिया है तो वो भी काम करेगा। अगर छिड़काव कर दिया दोबारा छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा कुछ जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, ख़ास तौर से मूंग में जो है बीमारी आती है, अभी तो नहीं दिखाई दे रही है इस समय, लेकिन जब थोड़ा सा पौधा और बड़ा हो जाता है
तो लगता है कि पत्ती के किनारों से खास तौर से वो लगता है छोटे काले रंग के या गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। अगर उसको छुएंगे तो थोड़ा सा लगता है कि उभरे हुए धब्बे हैं वो, और वो धब्बे धीरे पत्ती किनारे से या उसके जो टिप है उससे शुरू होते हैं और अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती को लगता है कि झुलसा देते हैं ये। तो वो जीवाणु जनित जो है वो झुलसा है, उसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। और अगर इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहा है आपके फसल पर तो किसी जीवाणु नाशित जो दवा जो है खासतौर बैक्टीरियोसाइड जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का छिड़काव कर दें। छिड़काव जो करें 0.02% का छिड़काव करना है आपको, तो इस जीवाणु जनित जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, बने रहिए हमारे साथ। शिमला मिर्च की रोपाई के समय बरती जाने वाली सावधानियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में जिन भी किसानों ने शिमला मिर्च की नर्सरी लगा रखी है वो रोपण के समय किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के डॉक्टर यशपाल सिंह से। किसान भाइयों, सब्जियों में शिमला मिर्च का अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। अभी समय चल रहा है रोपाई का, कुछ किसान भाई शिमला मिर्च की रोपाई कर चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं। अभी समय है, सितंबर तक किसान भाई इसकी रोपाई करेंगे। सबसे पहले तो जो हम पौधशाला से नर्सरी के पौधे लेके आते हैं वो हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ होने के साथ साथ जब रोपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले हम उसमें सिंचाई की फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं और मात्रा भी कम कर देते हैं, जिससे पौधे में थोड़ा सा हार्डनिंग हो जाती है। इसके अलावा 1% पोटेशियम सल्फेट का घोल बनाकर यदि हम 1 सप्ताह पहले रोपाई के 1 सप्ताह पूर्व पौधों पे स्प्रे कर दें तो उससे भी जो हमारी पौध है नर्सरी में जो पौध है वो हार्डनिंग हो जाती है। और रोपाई करते समय उसमें जब हम खेत में उसकी रोपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शौक नहीं लगता है। दूसरा, वायरस का जो कंटेमिनेशन है, वायरस का इन्फेक्शन है, उसको नियंत्रित करने के लिए या तो हम एंटीवेक्टर नेट लगा के पौधशाला तैयार करें या फिर समय समय पर हम उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहें, जिससे जो वेक्टर कीट है वो वायरस को ना फैलाने पाए। स्वस्थ पौध जब हमारे खेत में आ गई है, ट्रांसप्लांटिंग हमने करनी है, तो इसमें ये सावधानी रखनी होती है कि हम जो भी इनपुट्स है, चूँकि जो शिमला मिर्च है इसमें अधिकतर जो हमारी हैं हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं तमाम, और जिनकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। 450 से लेकर 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देती हैं। इस कारण इनका जो पोषण है वो उसका भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनकी खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है। जो हम खाद और उर्वरक डालते हैं उसमें विशेष रूप से गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो अनुपात है 200 किलोग्राम लगभग नाइट्रोजन और 180 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसमें प्रयोग करते हैं, क्योंकि लंबी अवधि तक ये फसल खेत में रहती है और काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। और इसमें भी एक विशेष ध्यान रखते हैं, अधिकतर हम लोग कहते हैं कि फास्फोरस और पोटास वाले जो उर्वरक हैं एक ही बार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिमला मिर्च की फसल में नाइट्रोजन को 4 भागों में, फास्फोरस को 2 भागों में देते हैं और पोटास को 3 भागों में देते हैं। इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए हम जिंक सल्फेट 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ये हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय इसमें मिलाते हैं। तो अच्छे से खेत तैयार करने के बाद निमेटोड की भी समस्या इसमें होती है। निमेटोड के नियंत्रण के लिए खेत की तैयारी के समय ही 25 से 30 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3G प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, मिलाते हैं। इसमें रोपाई
के समय जो पौधे हैं, पौधों को यदि 2% कार्बनडाजिम के घोल में हम उपचारित करके थोड़ी देर उसमें रख के उसमें निश्चित दूरी पर 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पंक्ति जो है 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। इसके अलावा हर 10 पंक्ति के बाद यदि हम एक पंक्ति गेंदा की रोपाई कर दें तो उससे दो तरह से फ़ायदा होता है। एक तो वो एंटी नेमेटिसाइड भी काम करता है, रिपेलेंट का काम करता है। दूसरा, जो इसमें फ्रूट बोरर की समस्या होती है, जो फल बेधक कीट आता है, उसको वो आपकी शिमला मिर्च में ना जाके गेंदा पर वो अटैक्ट होता है। तो इस तरह से आपके दोनों कीटों से वो आपकी फसल को बचाता है और कुछ मात्रा में आप उसके फूल भी बेचकर लाभ ले सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद जब उसमें हम पानी देते हैं तो उसमें हम कार्बनडाजिम नामक 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के यदि उसकी ड्रेंचिंग करें तो काफ़ी कम हो जाती है संभावनाएं उसमें कॉलर रोट लगने की। जब खेत में रोपाई कर देते हैं उसके बाद विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी हम खेत में इस्तेमाल करें। इसके लिए जिंक, जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन इत्यादि, ये आजकल बाज़ार में चिलेटेड फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं। इनकी 1 ग्राम प्रत्येक की मात्रा प्रति लीटर, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम जिंक, 1 ग्राम आपका मैग्नीज, 1 ग्राम फेरस, 1 ग्राम कॉपर और 1 ग्राम बोरोन 20% का बाज़ार में उपलब्ध होता है। ये 5-6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका आप 20-25 दिन के अंतराल पर 2-3 यदि स्प्रे कर देते हैं तो उससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो है वो आपकी उससे निजात मिल जाती है और पौधों की जो बढ़वार अच्छी होती है, फल आपके अच्छे आते हैं। इसके बाद बीच बीच में हम निराई गुड़ाई करते रहते हैं जिससे एडेशन भी बना रहे। इसमें विशेष सावधानी ये रखनी होती है कि जो पौधे हैं, पौधों की जड़ें उसमें नहीं कटे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अकबरपुर कानपुर देहात के विनोद कुशवाहा ने। आपने प्याज की रोपाई तकनीक पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। समय किसान भाइयों, खेत की तैयारी में विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बरसात का सीजन होता है, खरपतवार बड़ा ही परेशान करता है। तो गहरी जुताई करने के बाद खेत को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से लेबलिंग करके इसकी हम प्याज की रोपण कर देते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक खाद की बात है तो एक तो आप संतुलित उर्वरक डालें, अगर हो सके किसान भाइयों तो मिट्टी का परीक्षण करा लें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश का पता चल जाता है। दूसरी चीज़ ये है किसान भाइयों, अगर मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पाता है उस कंडीशन में जो हमारी रिकमेंडेड डोज है उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। 120 से लेकर के 125 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 16 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता प्रति। नाइट्रोजन को हम देंगे कम से कम 3 बार में, फास्फोरस और पोटास को हम बेसल डोज के रूप में देते हैं। इस समय किसान भाइयों खरीफ प्याज लगाने का बहुत ही उत्तम समय है और खरीफ प्याज का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये 3 महीने की क्रॉप है और 300 से लेकर के 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। नवंबर से लेकर के फरवरी तक किसान भाइयों इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, 15 से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। इस तरह से किसान भाइयों 300 कुंटल अगर एवरेज पैदावार हो गई 15 रुपए के हिसाब से 4.5 लाख रुपए का होता है। अगर 60 से 62 हज़ार रुपये हम इसका लागत निकाल देते हैं किसान भाइयों तब भी हमें 2.5 से 3 लाख रुपये मोटा मोटी किसान भाइयों मिल जाता है। किसान भाइयों सबसे इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो हमारी बरसात वाली प्रजातियां हैं उन्हीं प्रजातियों को लगाने की आवश्यकता है। जैसे एग्रीफाउंड डार्क ग्रेड, ये NHRDF से निकाली गई प्रजाति है बसवंत 780। एक पुरानी प्रजाति है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा निकाली गई है N53, इसको भी लगा सकते हैं। हालांकि इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा कम है लेकिन भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। इस तरह से इन वैरायटियों का हम चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों दूसरी बात ये है कि नर्सरी इसकी 20 से लेकर के 30 जून तक हर हालत में डाल लेनी चाहिए। नर्सरी जब आपकी 45 से 60 दिन के आसपास हो जाए और 10 से 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हो जाए उस समय इसका रोपण कर देना चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों सबसे अहम बात यह है कि इसको
कितनी दूरी पे लगाएं किसान भाइयों। जो रोपण का तरीका है वो ये है कि पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इस तरह से हम अगर 50 से 60 दिन की जो हमारी नर्सरी है रोपण कर देंगे तो बड़ा ही अच्छा आपका उत्पादन ले सकते हैं। कम से कम किसान भाइयों 2 से लेकर के 3 मैनुअल वीडिंग हाथ से निराई गुड़ाई करना किसान भाइयों अति अनिवार्य रहता है। किसान भाइयों ये बरसात के सीजन में नमी बनी रहती है तो इसमें आपको ध्यान देने की है कि जैसे ही 90 से 100 दिन के आसपास का प्याज का हो जाए उसी समय रस्सी से इसको पलट देना चाहिए, उसके डंठल को, पत्तियों को, और 100 दिन बाद इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। खुदाई करने के बाद इसके डंठल को काट देना चाहिए। काटने के बाद इसमें भंडारण क्षमता एक तरह से किसान भाइयों इसमें 0 होती है बरसाती प्याज में, तो एक मैलिक हाइड्राजाइड रसायन आता है, इसका अगर स्प्रे कर लेंगे तो 15 से 20 दिन तक इसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों इस तरह से औसत प्याज 250 से लेकर के 3 खरीफ प्याज का उत्पादन लिया जा सकता है और ये बहुत ही उचित समय में आपका प्याज तैयार होता है और इससे किसानों की आय में निश्चित रूप से इजाफा हो सकता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बासमती धान की फसल में आने वाली मुख्य समस्याएं और उनका समाधान। मछली के तालाब में इस समय किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।